सबसे पहले सोनिया जी के आरोपों पर, कांग्रेस के आरोपों पर जो कांग्रेस ने और सोनिया जी ने लगाए हैं कि हम ईरान को पीछे छोड़ रहे हैं, जबकि ईरान सभ्यतागत और रिश्तों के लिहाज से एक मजबूत अलाय रहा है, भारत का एक अहम पार्टनर रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले विवेक जी, बात समझने की जरूरत है कि भारत की विदेश नीति अब 10 जनपद से नहीं बल्कि 7 लोक कल्याण मार्ग से चलती है। और देश के हित में खड़े होना सीखिए। मुझे लगता है कि विदेशी नजरों से नहीं देखिए भारत को। बात है कि इजराइल पर हमले के की बात आती है, जब हमले का मतलब है कि आतंक के खिलाफ लड़ने वाले जो हैं उनकी आलोचना करना। और कांग्रेस हमेशा से, आप देखिए कि देखिए तो आतंकियों को भटके हुए नौजवान मानती रही है। फिर बात करते हैं कि गाजा पर चिंता जताने वाली सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हमास ने किस हक से नागरिकों को ढाल बनाया? हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। क्या आतंक की छाया में खड़ा जो जिहाद है ही कांग्रेस की मानवता है क्या? ये प्रश्न भी आता है मेरे दिमाग में। फिर दूसरा है कि हमास और आतंकियों की जो कार्रवाई है, कार्रवाई को छिपा करके सिर्फ इजराइल को आप जिस तरह से कोसना, और यह किस एजेंडे की सेवा है सोनिया जी? कांग्रेस की नजर में आतंकियों को मजहब ही एक इनका एक बचाव बन जाता है। बीच बीच में ये चीजें आती रहती है, चाहे ईरान के माध्यम से, चाहे हमास के माध्यम से, चाहे गाजा के माध्यम से, चाहे फलस्तीन के माध्यम से। डोनाल्ड ट्रंप की भी इन्होंने खूब आलोचना करी, आप ये सब हम सब ने देखा। तो जितनी भी आलोचना करना है सोनिया जी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बात हमें समझने की जरूरत है कि भारत पहले हम अपनी सुरक्षा देखता है, ना कि सोनिया गांधी जी को समझने की जरूरत है। विदेश नीति की क्लास यहाँ पे मुझे लगता है, जब यूपीए चुप बैठा था तो 26 से 11 को हम सब ने देखा था, तब आप कहाँ थी सोनिया जी? फिर भारत की विदेश नीति अब नेहरू की नहीं है, मोदी जी की है, और मोदी जी की रणनीति से चलती है। गांधी परिवार के इशारों पर विदेश नीति नहीं चल सकती है। इजराइल ईरान मामला भारत के घरेलू मुद्दा नहीं, जबकि कूटनीतिक संतुलन का मामला है। बिना पूरी जानकारी के बोलना कांग्रेस की आदत सी बन चुकी है विवेक जी। और भारत ने हर मौके पे शांति की बात करी है, शांति की पहल करी है, पूरी दुनिया ने देखा है। और आज है भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से, योग के माध्यम से किस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को जोड़ लिया। सोनिया गांधी जी, आप उस पे, आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे ही आप इस तरह की टिप्पणी करती हैं किसी आर्टिकल के माध्यम, किसी लेख के माध्यम से। मुझे लगता है ये अशोभनीय है। और आपकी सरकार, यूपीए की सरकार में इजराइल के ठीक है नाम से भी रमनीश जी। लड़ती थी। मोदी ने खुले मंच से नेतन्याहू रमनीश को जी, गले लगाया, और एक से आप राहुल जी चुप में आ थी। रहा हूं। रमनीश जी, एक बात मुझे बताइए, जी। जब ईरान से आप तेल लेते हैं तब आपको हमास, हिजबुल्ला और हूती नजर नहीं आता क्या? जब ईरान में आप चाबार बनाते हैं तब आपको वहां के आतंकी संगठन नहीं दिखते हैं क्या? ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई है, और अगर स्ट्रेटेजिक अच्छी अलाई को बात, मजबूत बिल्कुल सही रखने की कहना बात है। हो रही है, तो क्या हम उसे ईरान हमास, से भी हिजबुल्ला और हूती देखिए, की नजर से देखेंगे क्या? ईरान के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, आप देखिए कि जो ईरान का सबसे प्रमुख जो होता है सम्मान, उससे भी नवाजा है प्रधानमंत्री मोदी जी को। ईरान से कहीं से भी हमारी दुश्मनी की बात हम नहीं करते हैं। हम नहीं कहते हैं कि ईरान से हमें हमें देखिए, ईरान और जहां तक इजराइल का यदि आज है, तो आप सबसे अच्छी चीज क्या है? यदि आप शांति की पहल कर सकते हैं, शांति की गुहार लगा सकते हैं, तो वो करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अभी आप या तो इजराइल के साथ हो जाए या ईरान के साथ हो जाए। आप यदि आप देखें खुले रूप में इजराइल का ये ईरान का साथ देती हुई सोनिया गांधी जी दिख रही हैं, इसका मतलब हम इजराइल का दुश्मन अपने आप में हम मान लें? क्या इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं होने चाहिए? इजराइल के अच्छे संबंध होने से हम देखें कि किस तरह से हमारे तकनीकी के मामले में देखें, चाहे वैदेशिक नीति के मामले में देखें, चाहे हम बात करें कि आप किस तरह से हम उनके साथ बहुत सारे जो सैन्य औजार हैं उनसे हम खरीद रहे हैं। तो इस तरह हमारा जो संबंध है, इजराइल की बात करें चाहे ईरान की बात करें, दोनों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। किसी एक, और यूपीए के समय में हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत की आवाज संयुक्त राष्ट्र में गुम होती थी, अब गूंज रही है। और इसी का मुझे लगता है ठीक मलाल है, हो मैं सकता टीना है जी के पास सोनिया आ रहा गांधी जी हूं। को। टीना जी, हम क्यों गुट निरपेक्ष होकर किसी गुट में घिर जाएं? हम प्रथम विश्व युद्ध में भी गुट निरपेक्ष थे, 1914 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हम गुट निरपेक्ष थे। हालांकि उस समय हम अंग्रेजों के शासन के अंडर थे, लेकिन हमारी एक नीति रही है गुट निरपेक्षता की। इसराइल अगर हमारे, ईरान अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसराइल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ ईरान और फिलिस्तीन क्यों नजर आता है? टीना जी। जी, देखिए,
सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि सोनिया जी ने जो लेख लिखा है, ना वो फिलिस्तीन के, ना वो ईरान के, ना वो इसराइल के, वो मानवता के पक्ष में लिखा है। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होनी चाहिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए ना प्लीज। आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। टीना जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी जी। तो जिस तरीके से अब उन्होंने लेख लिखा है, तो देखिए किस तरीके से इनके पेट में मरोड़ उठ चुका है कि योग दिवस पर, अरे ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोग साथ थे हमारे, आप बताइए। एक छोटा छोटा सा देश नेपाल तक ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो सच्चाई ये है, विदेश नीति का कितना भी डंका बजाइए, विश्व गुरु कहलवाइए अपने आप को, लेकिन आज भारत के साथ विदेश नीति के नाम पर जो ये लोग सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं। जी, टीना जी की आवाज, दिल्ली में जो केंद्र जी में बैठी, हाँ, जी आपकी क्या मेरी आवाज आवाज थोड़ा आ सा, रही? आपका नेटवर्क शायद वीक है, आपकी आवाज रुक गई थी, आप पूरा कर लीजिए आगे दोबारा से, बोलिए। हाँ टीना जी बोलिए। मुझे लगता है टीना जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, मैं उनका कनेक्शन चेक कराता हूं। सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं। सौरभ दुबे जी कह रहे हैं विदेश नीति क्लियर ही नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पर कोई साथ आकर खड़ा है, उन्होंने नेपाल तक ने बयान नहीं दिया। देखिए विवेक भाई, जैसे अभी टीना जी का नेटवर्क कमजोर है, ऐसे ही मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो भी बहुत कमजोर है। कुल मिलाकर के जो इस समय विश्व के अंदर एक माहौल और वातावरण बना हुआ है, हर एक जगह हम जो जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का माहौल देख रहे हैं कि क्या है, उसी तरह से जो है पहले फिलीपींस और इसराइल को लेकर के था, अभी ईरान को लेकर के। फिलीपींस नहीं, फिलिस्तीन और इसराइल भाई साहब। हाँ नहीं सॉरी, फिलिस्तीन, सॉरी माफ करिएगा, फिलिस्तीन और उसको लेकर के। तो मैंने ये पता चला सौरभ भाई ने एक और जंग शुरू कर दी, और वो पता चले कि फिलीपींस भी लड़ पड़ा है इसराइल से। अरे तो अभी ब्रेकिंग साउथ न्यूज चलाने कोरिया पड़ जाती है अभी मुझे। अभी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया शुरू हो रहा है, और हाँ जंग वो जो तो है, देश के लेकिन ये बाहर जो फिलीपींस विश्व में इसराइल जंग वाला चल कुछ रही है, नया एंगल आपने दे दिया था, मैं थोड़ा घबरा सा गया था, जो- इसलिए मैंने आपसे कंफर्म किया। जो अच्छा हुआ आपने कंफर्म कर दिया, नहीं तो मैं तो कांग्रेस के लिए कह रहा था कि कांग्रेस जो है इस पर क्या रिएक्ट करेगी, जी। लेकिन कांग्रेस को तो आवाज ही नहीं जा रही है। देखिए कुल मिलाकर के देखिए ये दो देशों की जो आपस में प्रतिद्वंदिता है वो बहुत पुरानी है। वो 1967 से लेकर के 1979 एक ऐसा दौर था जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में बहुत ही दोस्ती का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। और 1979 में जब ईरान ने अमेरिकी नीतियों का विरोध किया, जब उन्होंने अमेरिका की जो वहां पर पावरफुल नीति थी कि उसके अंदर उसके ऊपर हाईजैक किया जाए, जब ईरान ने विरोध किया तब अमेरिका और इजराइल दोनों खड़े हो गए। हालांकि जब इनका इराक से युद्ध चल रहा था ईरान का, तब अमेरिका मतभेदों के बावजूद ईरान के थ्रू, इजराइल के थ्रू ईरान को हथियार सप्लाई करता है। तो अमेरिका की नीयत भी वहां पर दिखती है कि किस प्रकार से वो दो तरफा है। मेरा कुल मिलाकर के मत यह है कि भारत की जो अभी विदेश नीति है बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत अच्छी है। देखिए जो ईरान को मुस्लिम देशों का सर्वोच्च देश बनना है, वहां मुस्लिम राष्ट्र के अंदर उसको यह दिखाना है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और सारे मुस्लिम हमारे तरफ खड़े हैं। इजराइल को अपने हितों नहीं की नहीं, लेकिन रक्षा हमारे करनी है। देश में सिर्फ ईरान और फिलिस्तीन की बात क्यों होती है? मैं तो ये सवाल जानना चाह रहा था भाई। मैं हम वही कह रहा हूं। संसद में भी फिलिस्तीन को लेकर ही बात होगी, हमारे पॉलिटिशियन फिलिस्तीन और ईरान को लेकर ही बात करेंगे। अरे मैंने कहा कि दो शब्द उनके लिए भी बोल दीजिए जो बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं। मैंने कहा दो शब्द उनके लिए भी बोल दीजिए जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में अभी 6 महीने पहले क्या हालात थे, उसके लिए भी दो शब्द बोल दे। कोई पॉलिटिशियन कोई उठ के नहीं बोलता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कोई विपक्षी नेता नहीं बोल रहा है। मैं ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर बोल रहा हूं। ठीक है, बात कीजिए, आप ईरान की बात कीजिए, बाकी चीजों की बात कीजिए। जी सौरभ दुबे जी, राहुल लाल जी बोल रहे हैं। जी विवेक भाई, मैं उसी लाइन पे आ रहा था। मैंने एक बात कही, सुनिए। ईरान जो है वो मुस्लिम देश का सर्वोच्च नेता बनना चाहता है और इजराइल अपने हितों की रक्षा करना चाहता है। तो हितों की रक्षा जिस प्रकार से वो अपनी कर रहा है भाई, उसके देश पर अगर परमाणु संपन्न होता है ईरान, तो सबसे पहले वो किसको खत्म करेगा? वो इजराइल को खत्म करेगा। आज का डर नहीं है, ये पिछले 35 से 40 वर्ष पुराना उसका डर है। और जिस प्रकार से लगातार जो है ईरान के द्वारा, फिलिस्तीन के द्वारा इजराइल के अंदर हमला किया गया, वहां बच्चे और बूढ़ों को मारा गया, वहां पर लोगों को नहीं दिखाई देता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये बात तो मैं समझ नहीं पाया सौरभ भाई। क्या अगर चाची की मूछें होती तो चाचा कहलाते? अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो इजराइल पर पटक देगा। इजराइल के पास ऑलरेडी 80 परमाणु बम है,
देखिए, तो मैं एक बता इजराइल देता हूँ, उधर पटक दे, वो इधर पटक नहीं, दे, मैं तो एक बात लाइन बराबर बता होगी, फिर देता दोनों हूँ। खत्म हो जाएंगे। एक लाइन में इसका उत्तर दे देता हूं आपको। इजराइल जो पैदा हुआ है वो इस्लामिक कंट्री जो उसकी है उसके खिलाफ ही वो वहां पर खड़ा हुआ है, और जिस दिन परमाणु संपन्न होगा ईरान, उस दिन सबसे पहले वो इजराइल का खात्मा करेगा, ये तय है। इसमें कोई चाची की मूछे और चाचा की मूछे वाली बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जो कांग्रेस की दोहरी नीति है, कांग्रेस की नीति देखिए, कांग्रेस एक तरफ कहती है कि पाकिस्तान से सीज फायर जो हुआ उसमें अमेरिका क्यों कूद के आया, ट्रंप क्यों बार बार बोल रहा है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भारत ने जो सीज फायर के समर्थन में वहां पर वोट क्यों नहीं किया। मुझे बड़ा आश्चर्य है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरा देश नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आया भी नहीं है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो तो भारत कूद करके उसमें वोटिंग करे। अरे किस प्रकार की विदेश नीति है। अरे आदरणीय सोनिया गांधी। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बाकी देशों ने वोट किया, तो वोट करने में क्या एतराज है? नहीं, हमें नहीं बात तो करना शांति ना, की हो रही है हमें नहीं ना। पढ़ना उन चीजों में। देखिए, हमें उन चीजों में नहीं पढ़ना है ना। हम चाहते हैं हमारे देश की चीजों में कोई दखल देना, हम दूसरे देश की चीजों में दखल देना चाहते हैं। हम भारत अरे निश्चित रूप से वोटिंग का मामला, दखल देने का मामला कैसे हो गया? अजीब सी नहीं, दलील दे रहे हैं बिल्कुल आप। दखल देने का मामला हुआ ना। वोट, ceasefire के अरे ऊपर किसी वोटिंग जगह है। पर यूएन में वोटिंग कराई जा रही है, दखल देने का मामला कैसे हो जाएगा? तो आप बात क्या सीज कहना फायर की चाहते हो हैं रही कि है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर पे कोई तीसरा देश आकर के वोटिंग करने की हिमाकत करेगा क्या? नहीं तो कोई आप वोटिंग क्या हो रही कहना थी क्या? चाहते हैं? नहीं, कोई वोटिंग हो रही थी क्या? वोटिंग का मतलब सीज फायर ना, ट्रंप जो कह रहा है ठीक बार-बार, है, इसको कांग्रेस राहुल लाल जी पार्टी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। करेगी। जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी, बहुत देर जी। विवेक जी, सोनिया गांधी ने जो आज हिंदू में उनका जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ, इसके लिए तो मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कम से कम इस सरकार को बड़ी निष्पक्ष और तटस्थ विस्तार से गहनपूर्ण विश्लेषण दे दिया मध्य पूर्व के संदर्भ में। नहीं तो यह सरकार तो बिल्कुल, इनको पता ही नहीं चल रहा था क्या करना था और क्या नहीं करना था। नंबर वन, देखिए, अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं अभी, ना तो उसका उत्तर रमनीश जी के पास है ना सौरभ जी के पास है। एक देश ईरान, वो अभी उसने ईरान के मामले को लेकर ईरान ने स्पष्ट किया कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की तरफ अग्रसर नहीं है। वो लगातार कह रहा है, आईएईए की तरफ से लगातार, आईएईए के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अमेरिका के जो सोनिया गांधी ने अपने लेख में भी वर्णन किया, और अमेरिका के जो खुफिया डायरेक्टर है तुलसी गैबार्ड, उन्होंने भी मार्च 2025 में वहां के सदन को बताया था कि ईरान जो है कि कोई प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल तो ये बड़े गंभीर खड़े होते हैं। आपने ये चीज पूछा, एक तो यहाँ पर हमास को लेकर बातें हो रही हैं कि हमास को कोई आतंकवादी संगठन मानता है या नहीं मानता है। भाई, हमास को भारत सरकार आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती है? भारत सरकार के प्रतिबंधित आतंकवादियों के सूची में मुझे तो हमास का नाम कहीं नहीं दिखता है विवेक जी। तो रमनीश जी को कहां पे नाम दिख रहा है? रमनीश जी टीवी चैनल के डिबेट में तो बोल जाएंगे हमास को लेके। और एक चीज बता दीजिए, जब हमास ने हमला किया, 1200 इजरायली मारे गए, तब भी कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने विरोध किया था कि वो गलत काम था। लेकिन उसका प्रत्युत्तर में जो 60,000 जो फिलिस्तीन के लोगों का जो जिस तरह से जो है कि नरसंहार किया गया, उसको भी देखना पड़ेगा। और आप अभी एक सवाल पूछ रहे थे कि विपक्ष का कोई नेता हमेशा ईरान को लेकर ही बोलता है, वो फिलिस्तीन को लेकर बोलता है, वो बाकी किसी देशों को लेकर क्यों नहीं बोलता है? तो आपको याद दिला दूं कि जब प्रियंका गांधी पहली बार थैली लेके गई थी, तो वो उसमें फर्स्ट दिन जो फिलिस्तीन को लेकर गई थी, सेकेंड दिन बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनके ऊपर वो तो डैमेज कंट्रोल था, उसको लेकर भी गई थी। वो तो डैमेज कंट्रोल था। वो सवाल उठाए जाने लगे तो अगले दिन झोला बदल गया। अच्छा, अब विवेक जी, अब ये डैमेज कंट्रोल करते उसको खारिज कर रहे हैं हम लोग। मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। मैं, देखिए, इट्स अ बैलेंस एक्ट, ये अच्छी बात है, एक पॉलिटिशियन को ये आना चाहिए। इट्स अ बैलेंस एक्ट। विवेक जी, ये बैलेंस एक्ट नहीं है। देखिए, हमें खाली बस जितना थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं खाली ये कह रहा हूं विवेक जी कि देखिए, आप जहां पर भी दुनिया भर में अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी उठाती है। और अगर यहाँ पे आप बता दीजिए, भारत के दोनों मित्र देश हैं, इजराइल भी भारत का मित्र देश है और ईरान भी भारत का मित्र देश है। तो फिर वो इजराइल को लेकर वो सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं है? नहीं, सुन तो लीजिए। नहीं, इजराइल को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं है? क्या ईरान बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मार रहा है इजराइल के ऊपर? क्या इस चिट्ठे में इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए था कि इजराइल और ईरान दोनों मिलकर शांति इस बात को सुलझाएं, और भारत सरकार को इस बात की पैरवी करनी चाहिए कि दोनों शांति वार्ता पर आए, शांति की टेबल पर आए? मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इंडिया अलायंस को लगभग 65 से 70% मुस्लिम वोट मिला, और जो कांग्रेस पार्टी है
उनको अकेले 38% मुस्लिम वोट मिला, जो कि पिछले 2019 के चुनाव से 33% ज्यादा था। 33% का स्पाइक। विवेक जी, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं विवेक जी, ये जो है चर्चा जरूरी है, क्योंकि चुनावी मजबूरी है। विवेक जी 25 सेकंड दीजिएगा। 50 लीजिए आप। सोनिया गांधी जी के लेख के आखिरी हिस्से को पढ़िए आप। सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल लिखा है कि दोनों के बीच में मित्रता के संबंध होने चाहिए, और इजराइल के साथ हम लोगों का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। भारत अगर अपने आप को विश्वगुरु कहने का दावा करता है, हमारे प्रधानमंत्री जी के दोनों के साथ बेहतर संबंध है, तो भाई कूटनीति में दिखना तो चाहिए। हम लोगों को गर्व तो हो कि भारत सरकार ने कहीं हस्तक्षेप किया, अपने मित्रता का लाभ उठाया और तनाव को कम करने के कुछ प्रयास किए। हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारी ये पॉलिसी नहीं है। टीना जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गई है। सिद्धार्थ दवे के पास जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। एक सेकंड सौरभ दुबे जी, एक सेकंड। सिद्धार्थ जी, एक गेस्ट बच गए, काफी टाइम हो गया, उनसे जवाब नहीं है। सिद्धार्थ दवे जी, क्या हमें इसराइल ईरान के बीच में मीडिएशन के लिए ट्राई करना चाहिए, घुसना चाहिए, नाक डालनी चाहिए? जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विवेक जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डिप्लोमेसी में हम हमेशा कहते हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली वन थिंग रिमेन्स परमानेंट, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि आपका कोई हमेशा कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, केवल एक चीज जो है वो चिरंतन है, वो है राष्ट्रहित। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, देश की लीडरशिप है, वो इसी मंत्र को मानती है। इसके पहले की जो जितनी भी विदेश नीति की बात रही, तो देश तो सेक्युलर बना दिया गया, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से 1975 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ना पार्लियामेंट्री डिबेट हुई, ना कुछ बात हुई, बस एक सेक्युलरिज्म जो है वो हम सब पे थोप दिया गया, प्रीएम्बल में डाल दिया गया। किंतु जब विदेश नीति की बात आती है, तब सेक्युलरिज्म को जो है वो हम डाल देते हैं बंद बस्ते में, क्योंकि तब हम हो जाते हैं एक विशेष मजहब को हम अपीज करने का प्रयास करते हैं। अगर आप देखें तो क्या भारत के हित में, राष्ट्र हित में क्या है, तो भारत के हित में एक बैलेंस बनाना है, तो वो बैलेंस भी बना के चल रहे हैं। चाबार पोर्ट है, उसका उपयोग भी करना है, तो हम वो भी कर रहे हैं। परंतु अगर जब सवाल उठता है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, तो इतने वर्षों तक जो ये पुचकारना हुआ, ये जो कई पिक्चर्स हम देखते हैं, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जो है और यासर अराफात के बीच के जो पिक्चर्स हैं, वो एक ऐसा समय रहा, एक ऐसा दौर रहा जब केवल और केवल वोट बैंक के लिए की लीडरशिप ने पैलेस्टाइन के कॉज को हवा दी। अब अगर हम भारत जो है, भारत की जो लीडरशिप है, वो अगर इजराइल के प्रति एक सॉफ्ट रुख अपनाती है, तो उसमें कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। क्या वहां पे इजराइल में हिंदू रहते हैं क्या? ज्यूइश की पॉपुलेशन अगर आप देखें, यहूदियों की पॉपुलेशन आप भारत में देखें, तो वो गिनती के मात्र है। दे आर काउंटिंग, यू कैन काउंट इट ऑन योर फिंगर्स, इतने ही यहूदी भारत में रहते हैं। किंतु भारत के हित में है अगर इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखना, तो भारत को रखना चाहिए। और अगर भारत के हित में है अभी कि वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी है, क्योंकि इजराइल जो है वो पिछले कई वर्षों से, एक दशक से जो एक रिलेशनशिप का जो एक स्टेटस बना है, इसमें भी स्पेशली बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच का एक पर्सनल डायनेमिक्स जो हमने देखा है, वो एक अलग स्वरूप का है, वो एक अलग तत्व दिखाता है कि दोनों देशों के बीच की लीडरशिप और वहां के लोगों के बीच में भी जो एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, जो ट्रैक टू प्रोसेस चल रहा है। जितने इजरायली भारत में आते हैं अपने कॉन्स्क्रिप्शन के बाद, अपनी मिलिट्री सर्विस खत्म करने के बाद, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस खत्म करने के बाद, वो भारत से खुश होकर वो यही कहते हुए जाते हैं कि वी लव भारत, वो भारत को प्यार करते हैं।